नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वैसे तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा 2022 उन चुनाव से भी पहले एक हल्ला ब्रिगेड जो है वो हमारे और आपके सामने दिखाई देती थी। और खास तौर से जो इकोसिस्टम है, जो मीडिया का एक अंग है, जो कांग्रेस और वामपंथी पूरे जो एक प्रोपेगेंडा है, उसको आगे लेकर के बढ़ता है और जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है, उसमें वो चमकते हुए सितारे हुआ करते थे। कांग्रेस के 4 मोहरे जिनका उन्होंने यूज और मिसयूज किया अलग-अलग राज्यों के चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी और हरियाणा के इन विधानसभा चुनाव से पहले भी, वो चारों के चारों ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हुए होंगे किसी जमाने में। इनका कुछ अता पता ही नहीं है कि ये है कहां। नंबर 1 सत्यपाल मलिक, नंबर 2 राकेश टिकैत, नंबर 3 योगेंद्र यादव और नंबर 4 गुरनाम सिंह चढ़ूनी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो अभी हाल ही में जनता के द्वारा मार खाने के बाद इतने गहरे जख्मों से पीड़ित हैं कि वो गहरे जख्म भरने में ही मुद्दत लग जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। वो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, 1170 वोट मिली और इस मायने में तो कम से कम राकेश टिकैत के सामने वो नजरें उठा करके अब कभी बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राकेश टिकैत भी एक विधानसभा का चुनाव लड़े थे खतौली से और एक बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे अमरोहा से। खतौली तो खैर जब इनके पिताजी भी थे महेंद्र सिंह टिकैत, तब इन्होंने एक पार्टी बना करके उसके टिकट पर लड़े थे और वोट 10,000 से भी कम मिले थे, जमानत भी जब्त हो गई थी। दूसरा चुनाव राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर लड़ा था और वो भी अमरोहा से और वो भी लोकसभा का, उसमें भी जमानत जब्त हुई थी। लेकिन वो एक गाना है ना कि दिल है कि मानता नहीं। इनको पता है कि इनकी धिल्ले की पकड़ नहीं है जनता में। इनको पता है कि राजनीतिक तौर पर जब भी ये चुनाव मैदान में उतरेंगे तो इनका यही हश्र होगा, यही अंजाम होगा जो राकेश टिकैत का हुआ 2 बार, खतौली में और अमरोहा में, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का अभी कुरुक्षेत्र जिले की एक सीट पर ये लड़े थे जो वहां हुआ है। 1170 वोट, मतलब शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। और ये किस किस तरह की बातें करते थे जब वो 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, किस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहे थे ये। और वो जो फर्जी किसान जुटाए थे इन्होंने दिल्ली में, वो किस किस तरीके से वित्त पोषित करके यहाँ पर बुलाए जाते थे और उनको दवा दारू से लेकर के और तमाम चीजें किस तरीके से वितरित होती थी, वो उनके सबके भंडे फूट चुके हैं। और कौन कौन से और कैसे कैसे संगठन और उन संगठनों के पीछे जो वित्त पोषण करने वाले लोग थे, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, और किस तरीके से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं के साथ आकर के विजय चौक फव्वारे पर राहुल गांधी दावा करते थे कि ये लोग तब तक यहां से नहीं हटेंगे, धरना खत्म नहीं करेंगे, जब तक वो 3 काले कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे। और राहुल गांधी की बात तो वैसे सही साबित हुई भाई। जब नरेंद्र मोदी ने 13 महीने के इनके धरने के बाद वो 3 कृषि कानून वापस लिए, तभी ये लोग यहां से उठे और अपने अपने घरों को लौटे। लेकिन 2 नाम मैंने गिनाए आपको, 3 नाम गिनाए, और चौथा योगेंद्र यादव, जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले भी
लोकसभा के चुनाव से पहले भी किस किस तरह के वीडियो जारी कर रहे थे हर 5वें दिन पर, जरा वो रिकॉर्ड में उठा करके देख लीजिए। आपको हंसी आएगी, गुस्सा भी आएगा और ये भाव भी अंदर से पैदा होगा कि ये अगर कहीं सामने मिल जाए तो इसका गिरेबान पकड़ करके इससे पूछा जाए कि भाई तू काहे का एनालिस्ट था जो प्रणय रॉय के साथ बैठ करके दूरदर्शन पर और दूसरे चैनलों पर तमाम तरह की शेखी बघारता था कि जैसे इनको ही परम ज्ञान है पूरे देश के बारे में और चुनाव के बारे में और संभावित परिणामों के बारे में। और अब क्या स्थिति परिस्थिति है, किस तरह की बातें करते रहे हैं ये। लोकसभा चुनाव से पहले भी ये भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को कहीं नीचे रोक रहे थे, कहीं नीचे रोक रहे थे और ये भी कह रहे थे कि ये 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, इनकी अगर 300 से भी एक सीट कम रह गई तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। इस तरह की बातें कर रहे थे। और हरियाणा चुनाव से पहले वो वीडियो तो मैंने ही प्ले किया था अपने प्रोग्राम में, जिसमें इन्होंने कहा था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि योगेंद्र जी हरियाणा में क्या होने वाला है। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई एक तो ये है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, दूसरी संभावना ये हो सकती है कि कांग्रेस के पक्ष में आंधी चल रही है और तीसरी ये संभावना हो सकती है कि सुनामी चल रही है कांग्रेस के पक्ष में। क्या हुआ? नतीजा क्या आया? कांग्रेस 37 पर अटक करके रह गई और भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें आई। और वो जो परिणाम आया उसने कांग्रेस को भी हिला करके रख दिया और ऐसे परम ज्ञानियों को भी ऐसा पटक करके मारा कि होश नहीं आया है। और तब सिरे से 2-3 वीडियो जारी किए इन्होंने सफाई में, और शब्दों का जो भ्रम जाल इन्होंने बुना उन वीडियो में, उसमें कुल मिलाकर के जिस्ट ये है कि साहब या तो इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। और मैं पक्के तौर पर यह भी नहीं कहता, चूंकि मुझे तकनीकी ज्ञान नहीं है, कि गड़बड़ी हुई ही है, पर चुनाव आयोग को जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब तो देना चाहिए। मतलब हर हारने वाले चुनाव के बाद जो ये सवालों की बनावटी बौछार करते हैं राहुल गांधी का सिर बचाने के लिए, उनके जवाब तो चुनाव आयोग को देने ही चाहिए। मतलब बीमारी इनको है, परेशानी इनको है, झूठ ये बोल रहे हैं, सिर किसी का इनको बचाना है और सफाई बार बार दे चुनाव आयोग। हर बार ये लोग लांछन लगाते हैं ईवीएम पर, हैक हो सकती है। चुनाव आयोग ने कहा कि अपने सारे विशेषज्ञों को बुला लो, आ जाओ, हम ये इतने दिन रख रहे हैं, लेकर के आओ जो हैक कर सकता है। नहीं पहुंचे। पर जहां चुनाव हार जाते हैं वहां ईवीएम में भी खोट, चुनाव आयोग में भी खोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे सरकारी तंत्र में भी खोट। और जहां चुनाव जीत जाएं ये, हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां ईवीएम ने ठीक काम किया है। राहुल गांधी वायनाड से भी जीत जाएं 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से, और रायबरेली से भी 3,90,000 के अंतर से जीत जाएं, तो ईवीएम बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ये तो अच्छा है कि 2019 में जब अमेठी से 55,000 वोटों से हारे थे स्मृति ईरानी के हाथों, उस समय इन्होंने हल्ला नहीं मचाया। हल्ला मचाते अगर वायनाड से भी चुनाव ना लड़ते तो। सत्यपाल मलिक जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले दावे कर रहे थे, उनके वीडियो निकाल करके देखिए किस किस तरह के ये दावे कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, जनता इनको सबक सिखाने का फैसला कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे थे, नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे थे।
उसके बाद से उनका कोई बयान देखा है क्या? एक सिंगल बयान नहीं आया है हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद। और ऐसा ही सदमा लगा था कांग्रेस के सो कॉल्ड दिग्गजों को, चुप्पी साध करके बैठ गए थे। लेकिन योगेंद्र यादव को चूंकि अपनी नौकरी बचानी थी और वो ये फिर भी संभावना तलाश कर रहे थे कि उनकी इतनी गलत बयानी के बावजूद कांग्रेस उनको अपने साथ चिपकाए रहे ताकि उनकी जो है नौकरी चलती रहे। तो जो महाराष्ट्र के अकोला में पहुंच गए थे और वहां जो कुर्सियां वुर्सियां चली, उनके साथ जो धक्का मुक्की और मारपीट हुई प्रकाश अंबेडकर के पोते के संगठन या पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसके बाद कांग्रेस के किसी भी नेता ने योगेंद्र यादव के पक्ष में कोई बयान तक देना मुनासिब नहीं समझा। जब हरियाणा के चुनाव नतीजे आने वाले थे, उस समय राकेश टिकैत ने कहा था कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी वाले किसानों पर लठ बजाते हैं, अब किसान तो पुलिस पर लठ बजा नहीं सकते, पर मतदान में जरूर इन पर इनकी लठ ठुकाई होगी और ये तो बिल्कुल चुनाव हारेंगे और किसान इनको हराएंगे। क्या हुआ? उसके बाद से राकेश टिकैत भी कहीं घुसे हुए हैं। ये सब वो लोग हैं, एक पुरानी कहावत है, गांव में चलती है, आज भी चलती है, जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। यानी जहां खाने पीने का बंदोबस्त इनको दिखाई देता है, ये वहीं लेट जाते हैं, वहीं रात बिताते हैं, वहीं समय गुजारते हैं। और जब उसका मटिया मेट हो जाता है, जब उसका मामला खाली हो जाता है, तो फिर कहीं दूसरी जगह देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर के इनको सही नाम दिया था, आंदोलन जीवी। और ये सत्यपाल मलिक, जिनको गवर्नर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बनाया और एक एक नहीं कई राज्यों का इनको प्रभार दिया। पहले बिहार भेजा, बिहार में गवर्नर रहते हुए उड़ीसा का अतिरिक्त प्रभार दिया, बिहार से फिर इनको जम्मू कश्मीर भेजा गया और बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए भेजा गया था, क्योंकि दिमाग में था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कि 2019 के इलेक्शन में वापसी करके पहला काम यही करना है, 370 और 35 से हटाने का। इसलिए वहां पर एक पॉलिटिकल चेहरा चाहिए। इसके बाद जब इनका वहां काम पूरा हुआ और चूंकि जम्मू कश्मीर का दो पार्ट करके लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो वहां एलजी को नियुक्त करना था। फुल फ्लैश राज्यपाल का वहां कोई काम नहीं रह गया था, तो इनको गोवा भेजा गया। गोवा में प्रमोद सावंत के साथ इनकी पटरी बैठी ही नहीं, बल्कि प्रमोद सावंत ने ऊपर शिकायत की कि भाई अपना ही नियुक्त किया हुआ राज्यपाल अपनी ही सरकार के कामकाज में अड़ंगेबाजी कर रहा है। और भी कई तरह की शिकायतें थी। तो फिर वहां से उठा करके इनको मेघालय भेजा गया। लेकिन उसके बाद तो इन्होंने ऐसी खुंदक निकालनी शुरू की, ये मेघालय के राज्यपाल रहते हुए ही वो 13 महीने के तथाकथित किसान आंदोलन में और खाप पंचायतों के कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू हो गए थे। राज्यपाल रहते हुए इन्होंने ये काम कर दिया था। राजस्थान के एक के बाद एक दौरे करते थे, बयानबाजी शुरू कर दी थी मोदी सरकार के खिलाफ। लेकिन ना तो ये अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सके, ना लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सके, और ना ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किसी तरह का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। हरियाणा में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में अभी भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में अभी भी योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस के जो ये चार मोहरे थे, जिनको मैं फुस बल्ब कहता हूं, ये अब पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुके हैं। अब महाराष्ट्र में और झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, नॉमिनेशन
खत्म हो गए हैं, पर ये चारों की कोई भूमिका कांग्रेस अब वहां देख ही नहीं रही है, क्योंकि उसको भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये इनसे आप बयानबाजी करवा लो, मोदी को गाली दिलवा लो, एक माहौल बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन जब जनता का समय आता है फैसला करने का, तो ये 4 चेहरे, ये 4 मोहरे उनके दिमाग में होते ही नहीं हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।